दिल की परतें खोल रहा हूँ, दिल की परतें खोल रहा हूँ। भारतवासियों, भारतवासियों, मैं भारत बोल रहा हूँ, मैं भारत बोल रहा हूँ। नमस्ते, मैं हूँ रवि त्रिपाठी, सिंगर, परफॉर्मर और म्यूजिक डायरेक्टर, और आप सबका स्वागत करता हूँ जॉइन फिल्म्स में। प्रीति वुमन, तुम भी कहो ना प्रीति वुमन। उन्होंने सोचा कम चले ज्यादा, इसलिए वो वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचना चाहते हैं। और जब आप ठान लेते हैं तो भले ही आपके परिवार वाले चाहते हो कि डॉक्टर बने, लेकिन इंजीनियर वो दर्द सह चुका था तो उसने अपने भाई की डॉक्टर की मदद करी कि भाई तू डॉक्टर मत बन, तू सिंगर बन। जब आप अपनी चाहत को ईमानदारी से रखते हैं तो परिवार भी कहीं ना कहीं मान ही जाता है। लेकिन अगर आप विरोध में उतर आते हैं तो वो बात नहीं बन पाती, दिक्कतें आती हैं। आप अपने गांव से शहर से चलते हैं तो ये सोच के चलते हैं कि मैं जाऊंगा और बॉलीवुड मुझे हाथों हाथ ले लेगा, लेकिन जब यहां पर वो बात नहीं बनती, कई लोग या तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। लेकिन रवि ने ऐसा नहीं किया। उनको जैसे ही समझ में आया कि मुझे सीखने की जरूरत है तो एक्सेप्ट किया उस बात को और फिर सीखना शुरू किया और शिद्दत के साथ सीखना शुरू किया। तो देखिए कितने बड़े गुरुजन मिल गए। कहाँ आप बॉलीवुड के बारे में सुनते हैं कि यहाँ पर कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता, साथ नहीं देता, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग एक नए कलाकार जिसका कोई नाम भी नहीं बना है उसका भी सपोर्ट करते हैं, अगर वही आपके अंदर वो शिद्दत हो, ईमानदारी हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। सिंगर्स जो होते हैं वो हमारे दिलों के भीतर तक घुस जाते हैं क्योंकि वो दिल से गाते हैं और वो गाने हमारे जिंदगी के साथ जुड़ जाते हैं, हमारे जज्बातों के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन उसके लिए उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैशनेट होना पड़ता है अपनी सिंगिंग के लिए, क्योंकि नॉर्मल गायकी में और बाकी गायकी में यानी कि प्रोफेशनल गायकी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शौकिया गायकी में और प्रोफेशनल गायकी में बहुत फ़र्क होता है। क्या होता है, कैसे करियर बनता है, कैसे रियलिटी शो में जाया जाता है और उसमें सस्टेन कैसे किया जाता है, यही बताने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर है रवि त्रिपाठी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। नमस्ते वीरेंद्र भाई, नमस्ते। रवि जी, ये सिंगिंग जो है सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपको ये कैसे लगा कि यार ये गाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा? बिल्कुल सही कहा, सुनने में अच्छी लगती है। और अगर आपका बेस ठीक है, थोड़ा सा वो बेस के बारे में बताऊंगा मैं कैसे, तो गाने में भी इतना मज़ा आता है आपको। तो है तो बहुत मज़ेदार काम। लेकिन एक रास्ता जो है वो थोड़ा सा जितना दिखता है आसान, उतना आसान होता नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत लगन, गुरुजनों का, माँ बाप का आशीर्वाद और जनता का प्यार, सब कुछ अगर ठीक चला तो फिर रास्ता आपके लिए आसान हो जाता है, और नहीं तो बड़ा ही पथरीला रास्ता है। हाँ, जैसे कि गायकी का रास्ता है, सुर किसी के लिए भी आसान नहीं होते, उनको एक साथ साधना बड़ा मुश्किल होता है और ज़िंदगी में भी वैसे ही करना पड़ता है। ओके, तो जब आपने सोच लिया कि मुझे अब प्रोफेशनल सिंगिंग की तरफ जाना है, तो जब हम अपने शहरों में रहते हैं तो बात बहुत अलग होती है। आसपास के लोग बड़ा प्यार देते हैं, रिश्तेदार प्यार देते हैं, दोस्त बोलते हैं कमाल, हीरो बन जाते हैं। लेकिन जब प्रोफेशनल एक गायकी का हम लोग सोचते हैं वो इतना आसान नहीं होता, तो डिसीजन लेना ही बहुत मुश्किल होता है। आपने वो डिसीजन कैसे, कब लिया और क्या माहौल था? बिल्कुल सही, और आपने एकदम जो उसके मर्म को समझा है। कैसा होता है कि हम मध्यम वर्गीय, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो वहाँ पे लड़कों को अभी आज से अगर 10 साल पहले, 20 साल पहले की बात करें तो उनको ये देखते थे कि अगर ये अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गया, सेटल मतलब होता था कि वो पैसे कमाने लगा, तो उसको ठीक मानते थे। अदरवाइज आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहें तो लोग, घर वाले बहुत उसके अगेंस्ट होते थे। जैसे मैं बताऊं कि जब मैं मेडिकल तैयारी कर रहा था लखनऊ से, और पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरा बड़ा भाई वो इंजीनियर है ऑलरेडी, वो ओके, जैसे एक सिंपल होती थी, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे ना घर में सोचते हैं। तो मैं पढ़ने में अच्छा था, तो मेरा एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया, लेकिन मेरे अंदर ज़बरदस्त गाने का था मुझे। लेकिन मुझे ये था कि गाना अगर गाऊंगा, पापा सोचते थे कि गाना गाएगा तो खानदान का नाम खराब कर देगा, राइट। शादी ब्याह छोटे प्रोग्राम में जाएगा और लोग ऐसे 2 रुपए 10 रुपए देंगे और ये उनको उसमें टिपिकल माहौल, मतलब गाँव का जैसा माहौल होता है। तो वहाँ पे गायक को बहुत सम्मान से नहीं देखा जाता था। इवन बाबा, जब मैं यहाँ आया, बताऊँ आपको, बाबा बोले बेटा क्या करते हो, मतलब हमारी भाषा में, उनके बाबा हम गाना गाए थे। नहीं, गाना तो गावत है, करत है क्या? मतलब गाना तो गाते हो, करते क्या हो? हाँ, खाने कमाने के लिए क्या करते हो? गाने को प्रोफेशन नहीं मानते थे। तो मेरे साथ बहुत बहुत मुश्किल हुआ। फिर मेरे भाई ने मेरा साथ दिया, बड़े भाई ने। उसने कहा पापा 2 भाई हम लोग हैं, मैं तो सेटल हो रहा हूँ, आप इसको ना छोड़ दो। अगर नहीं कुछ कर पाएगा तो दुकान कर लेगा, घर में आपके साथ रहेगा। माँ ने भी थोड़ा सपोर्ट किया, तो किसी तरह से मैं लखनऊ से बाहर आ पाया।
और फिर आके यहाँ पे हमारे दादू श्री रवींद्र जैन जी को मिला, स्वर्गीय रवींद्र जैन जी को, और फिर सुरेश जी को मिला, सुरेश वाडकर जी को। धीरे धीरे रास्ता बढ़ने लगा। बट वो एक बहुत बड़ी बात होती थी, गांव में डिस्करेज करने वाले बहुत लोग होते हैं। और जैसे अगर मैंने कहा मैं मुंबई आ गया यहाँ पे सीखने के लिए, तो जब घर जाऊँ तो मैं समझिए यहाँ पे आया हूँ 98 के आसपास, और इंडियन आइडल मेरा हुआ 2006-5-6 में। तो उस भी सीखना भी था। अच्छा, शुरू में जब हम आए तो हम बहुत कॉन्फिडेंस बहुत होता है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, और मुझे लगता है सब ऐसे हाथों हाथ ले लेंगे, ओ आ गया और स्टार बन जाऊंगा। जब यहाँ पर आते समझ में आता है, अरे बाप रे, कितना हमसे भी बड़े बड़े बैठे हैं, कितने बड़े बैठे, हम तो कहीं यहीं भी नहीं, कितना सीखना है वो सब कुछ। तो साल 2 साल जब आए हो गया, तो जब भी गाँव जाऊँ तो पापा के सामने खासतौर से कुछ लोग थे आए, और बेटा कौन सी फिल्म में गाना गा रहे हो? अब कौन सी फिल्म? अभी सीख रहे हैं, अभी फिल्म में क्या घुसने का मौका नहीं मिला। तो ये स्थिति आ गई थी भाई साहब कि हम अगर कोई आ रहा हो ना और हम बैठे हुए हैं, जैसे देखें आ रहा है तो चुपचाप घुस ले वहां से, सामने ना पड़ो। सवाल तो सेम होगा, पर्सन बदलता रहेगा। और अपना दुख नहीं होता था। वो हमारे पापा सुन के और दुखी करे, क्या लाइफ है इसकी, इसका कुछ होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुत टिपिकल मेंटालिटी, बहुत टफ तो था। जब आप सीख रहे थे, और वो भी इतने बड़े गुरुजन से, सुरेश वाडेकर जिनको खुद ही बहुत बड़ा सिंगर माना जाता है और अपनी कला के वो माहिर हैं, वो मौका कैसे बन गया कि उनसे सीख लिया आपने, वो भी इतने सालों तक? जी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। तो सुरेश जी देखा, सुरेश जी एकदम से ऐसे, वो अक्सर घर में ना वो पहनते हैं कुर्ता और हाँ लुंगी जैसा धोती। हाँ, उस दिन वैसे पहन रखा था उन्होंने, भगवा टाइप का कुछ पहन रखा था। तो मैं मुझे, अरे ये तो साधु टाइप के, वो संत, और बच्चे से तनपुरा लिए बैठे हुए हैं, और वो नया माहौल, सब लोग तान लगा रहे हैं, सुर लगा रहे हैं, सरगम गा रहे हैं। तो कुछ देर तो मैं ऐसे एक कोने में बैठा, धक मुझे लगा अभी तो ये तो सिंगिंग कुछ और ही है। नहीं, और ही है, और हम मुझसे अगर सा भी लगवाएंगे, क्लासिकल का सी नहीं आ रहा है मुझे, तो मेरा तो नहीं होगा। अब एक काम करो, मुझे लगा लखनऊ बेहतर है यार, वहीं छोटे में हम स्टार हैं और वहीं सीखो, यहाँ मेरा होगा नहीं। लेकिन सुरेश जी ने कहा कि बेटा काम करो, कुछ सुनाओ, क्लासिकल मत सुनाना, अच्छा वाह, कुछ लाइट में सुनाओ। अरे मैंने कहा ओह, ये तो मन मांगी मेरा। तो मैंने सुनाया, हालांकि जो सुनाया मैंने वो भी क्लासिकल टाइप का था। मुझे सोचता हूँ, जैसे बता रहा हूँ, 2 लाइन था, आंसुओं के रुदन बिन बाजे रे। तो ये इसमें क्या सुर लग रहे हैं मुझे उससे मालूम नहीं था, या कौन सा राग नहीं मालूम था, लेकिन था तो कुछ बेस्ड। तो सुरेश जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने बेटा तुम क्लास में आ जाओ। तो वहाँ मेरी पहली शुरुआत रही। मेरा बड़ा भाई जो है शशिकांत त्रिपाठी, तो उसने सिर्फ कि रवि के लिए आसान हो जाएगा, तो LNT में जॉब की, इंजीनियर के रूप में जॉब लिया। उसको फ्लैट मिला था मुंबई, न्यू मुंबई में, और उसमें 4-5 लोग रहते थे। और सुरेश जी क्लास होती थी सेंटा क्रूज में 7:30 बजे सुबह। ओहो। और नवी मुंबई से उसमें कोई सीधे ट्रेन नहीं आती थी। मतलब कैसा था, कुछ भी करोगे 2-2.5 घंटा मिनिमम। यस, मिनिमम 2.5 आवर। तो हमको आना पड़ता था पहले चेंबूर और कुर्ला टर्मिनस से फिर हम माटुंगा रोड या दादर, और फिर वहां से इस लाइन पकड़ 3 ट्रेन बदल करके बस से आओ तो बहुत टाइम लगता था। और मैं 1.5 साल वहां से आया, और मैं यहाँ डॉट 7-7:15 पे पहुंच जाता था, क्योंकि मैं 4 बजे उठता था। आधे घंटे वहाँ में एक मटका खरीदा मैंने, किचन में जाके मटके में मुंह डाल के गाता था कि और लोग जो रह रहे हैं भैया के साथ उनको डिस्टर्बेंस ना हो। और 4-5 बजे में पैदल चल के, चूंकि रोज तो आप ऑटो लोगे नहीं, अब मन को लगता था कि पैसे क्या चाहिए। हालांकि भाई मेरा इतना अच्छा था कि हम लोग बीच में 3 साल के गए पे, तो एक लड़ाई भी होती थी ना, तो उसको लगा इसको ईगो आएगा, मुझसे पैसे तो मांगेगा नहीं। तो वो क्या करता था कि अपनी ऐसी अटैची थी, उसमें 5-7 हज़ार रुपये से रख देता था, और मुझसे कहा इसमें से रवि निकालते जाना, और फिर खुद चेक करता था। अगर जब पैसे उसमें कम हो गए तो फिर रहते था। मतलब हाँ, ये मैं आई वॉज ब्लेस्ड एक्चुअली। तो मैं पैदल चल के जाता था स्टेशन, वहाँ से ट्रेन पकड़ के, और डॉट 7-7:15 तक सुरेश जी के पास। तो सुरेश जी को ऐसे लगा कि मैं कहीं पास में रहता हूँ। हाँ, कि टाइम पे जाता है, एकदम टाइम पे आता है, ऑलमोस्ट सबसे पहले। तो उनको लगा कहीं जूहू कोड़ी वाला कहीं रहता होगा। और एक बार ऐसा बारिश के टाइम में कई बार मैं पैदल चल के आया माटुंगा रोड से, और बीच का जो माही वाला, वहाँ पैदल चल के, मुझे नशा था कि मुझे पहुँचना है क्लास में। 2-3 बार लेट हो गया है, एक दिन बहुत लेट हुआ। मुझे बोले तुम क्यों लेट हो गए? मैंने कहा सर वो आज बस छूट गई। बोले बस इतनी दूर पैदल नहीं आ सकते हो? मैंने कहा कितनी दूर? बोले अरे तुम यही आज पास में रहते हो ना? मैंने कहा सुरेश जी मैं तो नेरुल में रहता हूँ। नेरुल में, न्यू बॉम्बे? कब शिफ्ट हो गए? मैंने कहा वहीं रहता हूँ मैं जब से क्लास किया। तो शायद उनको बहुत अच्छा लगा। फिर ये सारी मेहनत और उनकी जो ब्लेसिंग थी सफल हुई, भाई का सपोर्ट जो था वो सफल हुआ जब आप इंडियन आइडल में पहुंचे। जी। तो वो क्या था और कैसे वो पूरी जर्नी रही? जब आइडल 1 आया तब तक मैं वहाँ पे आजीवासन बोलते हैं, सुरेश जी अकेडमी है, वहाँ मैं एक टीचर के रूप में स्टेब्लिश हो गया था।
ओके। क्योंकि लगन बहुत थी और मैं साइंस का विद्यार्थी था, तो मैंने सीखा टेक्निकली हर चीज़ को और जल्दी से मैंने कैप्चर किया और मैं सिखाने भी लगा। आइडल 1 को देखा, जब उसका रिस्पांस देखा तो, और फिर तब तक मुझे एक और मन में आने लगा और कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब मैं सर बनने तो नहीं आया था। करेक्ट, यही हुआ ना। और हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं और काफ़ी बड़े गायक भी हैं, कैलाश खेर जी, वो हमारे बहुत पुराने दोस्त। मतलब कैसा पुराने दोस्त कि जब मैं एक गाने में हम लोग गए थे तो कैलाश में एकदम नए नए आए थे इस टाइप में, अरे भाई, तो उनको मैंने मेरी फीट, अच्छा शुरू से थोड़ा सा मैं ठीक ठाक था, ट्यूशन जब पढ़ाता था तो भी मैंने फीट खरीदी पहले, तो मेरी फीट में ड्रॉप किया था। तो कैलाश खेर मेरे अच्छे मित्र हो गए थे, तो फिर नाम टूटा तो परिंदा उनका हिट हुआ। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। तो नाम भी हो गया था। मुझे कहा यार रवि भाई तुम क्या कर रहे हो यार, और लगा मुझे सही कह रहे हैं वो। अब वक्त आ गया। वक्त आ गया। तो फिर मैं जागा और फिर फेम गुरुकुल एक शो आया था आइडल 1 के बाद, और फेम गुरुकुल में एज ए कंटेस्टेंट में गया। ओके। उसमें वो काजी तौकीर, अरिजीत भी उसमें था। तो टॉप 25 तक मैं सेलेक्ट हुआ उसमें, उसके बाद मैं आउट हो गया और पहला रिजेक्शन था। उसके बाद एकदम जान लीजिए कि वज्रपात जैसा हो गया। लेकिन देखिए ईश्वर जो करता है, आइडल 2 अनाउंस हुआ और आइडल 2 में ऐसा था कि अगर मैं उसमें आ गया होता फेम गुरुकुल में तो आइडल 2 में पार्टिसिपेट न कर पाता मैं। लेकिन फिर आइडल 2 में सेम, और मैंने सोच लिया एकदम मन को कि अब कुछ भी हो, मन को कड़ा करके जैसे जाना ही। जैसे ये कहानी तो मैं खड़ा हुआ ऑडिशन के लिए, वहाँ लगाते हैं स्टिकर, और मैं देख रहा हूँ आगे से 2 बच्चे, अरे रवि सर प्रणाम कर रहे हैं मुझे, आप भी यहाँ पे? हाँ मैं भी यहाँ पे। एकदम सिर्फ अपने को ना छोड़ दो, हाँ सरेंडर करो, एकदम निर्लज्ज टाइप को। कुछ भी कोई कुछ बोलेगा हम हटेंगे नहीं। हाँ मैं भी यहाँ वो करके करते करते, लेकिन और फिर भी एक शर्म ये थी कि अब गाँव में नहीं बताया था अपने, मैंने रिश्तेदारों को, घर में, जब तक कि मैं टॉप 25 में यहाँ पे पियानो राउंड होता है, यानी आपके एक तरह से आपकी पब्लिसिटी हो जाती है, लोग दिखाने लगते हैं। टॉप 24 में भी मैंने नहीं बताया घर पे, यानी वहाँ से पियानो सिलेक्शन हुआ टॉप 12 में आने के बाद। हमने कहा इसमें आउट बड़ी, वही सेम डर कि यार बड़ी बेइज्जती होगी, कितने साल गया देखो इसमें आउट हो गया। फिर जब मैं टॉप 12 में आ गया, टॉप 12 में आया, तब घर वालों को टीवी से मालूम पड़ा, फिर हमारी वोटिंग। तो एक लकी भी रहा इसमें। उसकी पहले घटना बताऊं कि मेरा 2003 से ना एक चाइना कनेक्शन भी है। अगर आप बताऊं मैं कि मैं चाइना में आज की डेट में राज कपूर साहब के बाद सबसे ज़्यादा शो करने वाला आर्टिस्ट हूँ ऑन रिकॉर्ड। ओके। मैंने मोर देन 95 शोज़ किए। 95 शोज, बस सेंचुरी होने वाली। हाँ सेंचुरी, वो अब 5 पता नहीं कब पूरे होंगे, लेकिन मोर देन 95। और उसकी वजह से जब एशियन गेम्स हुआ था तो उन लोगों ने मुझे एज ए गेस्ट आर्टिस्ट बुलाया इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये इंडियन आइडल से पहले ही हो चुका था? ओके। ये 2003 में हो गया था और उसकी अलग कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मतलब मेरा ऐसा एक कहते हैं ना, लाइफ में आप जब क्रॉस करते जाते बहुत सारी आप सीखते भी हैं सबक। एक सबक ये भी रहा, अगर आप थोड़े ईमानदार हैं, है ना, और आप अपने लक्ष्य को लेकर के गंभीर हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको बड़ी हेल्प करती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, मैं 2001-2 के आसपास ट्यूशन पढ़ाने लगा था। 150 रुपये क्लास के मिलते थे मुझे। तो एक ट्यूशन मेरा था वहाँ प्रेसिडेंट होटल के पास, मतलब मंत्रालय के आगे। ओके। तो सेंटा क्रूज, जिनको मुंबई का आइडिया होगा, सेंटा क्रूज से मंत्रालय में चर्च गेट काफ़ी लंबी डिस्टेंस है। तो मुझे 150 मिलता था और मेरे 35-40 रुपये खर्च होते थे आने जाने में। 100-125 का मुझे प्रॉफिट होता था उसमें। एक दिन मैं ट्रेन में जा रहा था और ट्रेन में अपन फिर सेकंड क्लास में चढ़ते हैं, भीड़ खूब होती, एकदम हाथ रखो तो किसी और की पीठ खुजा दो, ऐसी इतनी भीड़ होती है। उसमें मैं था, भीड़ थी और मेरे पैर पे कुछ गिरा ऐसे जूम करके, तो कैसे कैसे करके नीचे मैं गया और देखा तो पूरी नोटों की गड्डी। ऐसे महसूस हुआ कि तो बंडल है। अरे क्या है? फिर मैंने कहा क्या करूं, लेकिन एक बार भी थॉट नहीं आया कि एक काम करो, रख लो, रवि त्रिपाठी तुम्हारी लॉटरी लग गई, तुम उतरो और निकल जाओ, अब टैक्सी पकड़ के निकलो, टैक्सी से जाओ। एक मुझे ये चिंता हो गई कि अब मैं उस जिसका गिरा है इतनी भीड़ में मैं अगर बोलूंगा पैसा, सब बोलेंगे तो मालामाल वीकली हो जाता है। हाँ, तो मैंने ऐसे कहा कि अरे किसी कुछ गिरा क्या, इसको रख कैसे, जोर चिल्लाया चार। तो उसमें अरे मेरा पैसा गिर गया, पैसा, एक आदमी। अच्छा जैसे पैसा आया ना, जो हम सब ऐसे खड़े थे ना, तो ऐसे सब ऐसे घूम गए, तो गोला बन गया वहां पे, यानी मैं ऐसे और बाकी सब कम्यूटर सारे यात्री ऐसे। अब मैं नहीं पूछ रहा हूं, बाकी सब पूछ रहे हैं कितना पैसा, किसका पैसा, उनको चिंता कि किसी और कोई और में, और मैं हाथ ऐसे पकड़े हुए हूँ, प्लास्टिक के उसमें लपेटा हुआ था। उसने कहा मेरा 48,700 रुपये था साहब, मैं ले जा रहा था, मतलब देना था कंपनी में साहब, अरे मर जाता मैं।
तो गिनवाया सबने वहीं सामने पूरा 48,700 रुपये। हमने वो आदमी मतलब जार जार रो रहा है, मतलब गरीब आदमी था वो। मैं बात कर रहा हूँ 2001 के आसपास की। लोग भाई अरे वाह वाह क्या बात है, आप तो यार बहुत अच्छी, क्या करते हैं आप? मैंने कहा अभी मैं गाना गाता हूँ और म्यूज़िक सिखाता हूँ, मैं यहाँ सीख रहा हूँ सुरेश जी का। तो सब लोग बहुत अच्छी बात है भाई साहब, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, जैसे होता है नॉर्मली करके। एक आदमी उसमें उसका नाम राज, मुझे अभी भी याद है। राज ने कहा कि अच्छा तुम शोज़ करते हो? तब तक शोज़ मेरे बहुत ढंग से शुरू नहीं हुए थे, बट एक फिर मैं कॉन्फिडेंस कर लेंगे, करता हूँ कर लूँगा। तो उसने कहा कि अच्छा अपना नंबर दो। तो नंबर हमारे पास तब मोबाइल नहीं था, तो सुरेश आजीवासन का नंबर जो था मैंने दे दिया उनको। बात आई गई हो गई। 2.5 महीने के बाद हम लोग, सुरेश जी क्लास होती थी, क्लास के बाद गए तो ऊपर मुझे मैसेज मिला कि तुम्हारे लिए फ़ोन आया था राज करके, उन्होंने नंबर दिया है और इस पर तुम कॉल करो। मैंने कॉल किया तो वहाँ से उन्होंने कहा कि रवि तुम्हारा पासपोर्ट है? मैंने कहा है। अच्छा चाइनीज़ गा लोगे? गा लूँगा। ना तो बोलना ही नहीं है लाइफ में किसी चीज़ को ले। उसने कहा एक काम करो, चाइना से कुछ लोग आ रहे हैं ऑडिशन लेने के लिए, तुम आ जाओ देने के लिए। और मैं वहाँ गया, यहीं लोखंडवाला में किसी एक जगह पे ऑडिशन था। और हम देखिए गांव के लोग थे, मुझे अंग्रेजी भी अभी बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन अभी काम चल जाता है ठीक ठाक से। उसमें ज़ीरो कुछ नहीं आती। अब मैं देख रहा हूँ वहाँ पे तो या कम ऑन, और इस तरह से स्मार्ट लड़के लड़कियाँ ऐसे खड़े थे। और मैं एकदम ऐसे पहुँचा, जैसे होता है सीख भी रहा था क्लासिकल म्यूजिक, तो आराम से मैं कोने में जाके बैठ गया। आपने कहा भैया पता नहीं है इसमें तो कुछ शो किए होंगे अब तक शो, मतलब और ज़िंदगी में विदेश नहीं गया हूँ मैं कभी, एक ये भी था। फिर सबका ऑडिशन होने लगा तो उन्होंने मुझे कुछ लाइन दी लिख करके, तो मैंने हिंदी में लिख लिया, जैसे थाइंग स्याशन मिंग चा विशु फाशांगला ऐसे करके वर्ड्स थे। तो हेनरी नाम से ऑडिशन लेने आया था, तो सबसे गवा रहे थे वो लोग और उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, सेम ऐसे से हम लोग कर रहे हैं। और लकीली उसमें उनको मेरा गाना और मेरा उच्चारण, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा लगा। तो सबको करे मुझे उन्होंने अलग से बुलाया, कहा कि तुम्हारा पासपोर्ट और इतने करे तो लगता है ठीक ठाक हो गया। तो मुझे याद है पहला शो मेरा था, तो 10 शो का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 10 शो के मुझे 15,000 रुपये मिलने थे, 1,500 पर शो चाइना में। लेकिन हमारे बहुत, हमें तो 100 रुपये, मतलब ये तो 150 से 1,500 तक गया। 1,500 रुपये गया। और उससे ज़्यादा एक था ना कि यार शो मिलेगा और हम जाएंगे। और शोज इतने बड़े कि वहाँ मेरी होर्डिंग लगाई उन लोगों ने, मतलब अब उन्होंने वहाँ पे बड़ा जो भी किया होगा हेनरी ने, वो पहला शो था, उसमें भी कमाल हुआ। पहले शो में जब मैं फर्स्ट परफॉर्मेंस दी मैंने, तो मुझे खाली एक गाना दिया गया था और हमारे साथ फीमेल सिंगर गई थी, उनके पास 5-6 गाने थे, क्योंकि थोड़ा उनको इंग्लिश भी आती थी और सब आती थी और थोड़ा सा। तीसरे चौथे शो होते होते मेरे पास 3 गाने आ गए। 5वें शो होते होते ऐसा हो गया, उनको कहा कि आप एक काम करिए, गाना मत गाइए, आप परफॉर्म करिए, रवि विल सिंग। 4 गाने, उसमें आवारा हूँ भी था और सब गाने थे। अब वापस आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था, इंडियन आइडल पे। जब आप अंडर 12 में आ गए और फिर जब वहाँ पे एक और झटका लगा, क्योंकि ये शोज करने के बाद वाली बात थी। हाँ। पहली बात तो ये थी सीखे थे, फिर सर वाले डर से भी आगे निकल गए। करेक्ट। फिर उसके बाद जब रिएक्शन हुआ, फिर कैसे आगे बढ़ी गाड़ी? वो डर कहीं ना कहीं, अभी मैं इंडियन आइडल की मेरी जो परफॉर्मेंस देखता हूँ ना, तो अब चूंकि इतने साल का एक्सपीरियंस भी है, मैं वो दिखता है मुझे, वो कहीं ना कहीं डर ना आइडल था। हाँ, पूरे मेरे आइडल के जर्नी के टाइम तक कहीं ना कहीं बहुत, जैसे मैं वर्ड्स भूलता था अक्सर, मैं शब्द भूल जाता था। अच्छा, और वहाँ पे क्या था, ट्रैक पे रिकॉर्डिंग होती थी। और एक जो इंडियन आइडल की सबसे बड़ी बात थी, जैसे मैं कई बार लोग बोलते हैं कि शो रिग्ड होते हैं और ऐसा होता है, आइडल में हमारे टाइम पे, मैं इंडियन सीजन 2 की बात कर रहा हूँ, सोनू जी और फरहा जी और अनु मलिक जी उसके जज थे। और आज भी जैसे उसमें से नेहा कक्कड़ हमारे साथ थी, अंतरा थी। इंडियन आइडल से आगे फिर जर्नी कैसी रही? अब आप क्या एल्बम आ गए, फिल्मों के गाने आए, आपने अक्षय कुमार के लिए गाना गाया, ये सब फिर कैसे होता चला गया? अक्षय कुमार की फिल्म आ रही थी चांदनी चौक चाइना, उसके लिए भी चाइना कनेक्शन की चाइनीज वर्ड्स कुछ थे, तो किसी ने सजेस्ट किया होगा पिलर जी को कि रवि त्रिपाठी गा सकते हैं, तो मुझे कॉल आया वहाँ से। एक और जो मैं सबको बताना चाहूँगा दर्शकों को, कि तो छोटे बच्चों को जो रियलिटी शो में लोग भेजते हैं, तो मैं कई बार इसी चीज़ से डरता हूँ। जैसे भी हम मैच्योर थे, तो हमको अब समझ में आ गई बात। हाँ, कि ये नेचुरल है यार, अब उनके लिए नए चेहरे आ गए हैं, नए चेहरे आ गए, उसको देखेंगे और कल को हमारे गाने हिट होने लगेंगे, फिर देखेंगे हमको। मतलब ये कैसा है कि शो बिजनेस है, इसमें आपको दिल पे नहीं लेना चाहिए, अरे अब मुझे भूल गए हो, अब मैं क्या करूँ, जीवन लुट गया मेरा, ऐसा कुछ नहीं। अपना काम करते रहिए, समय फिर आएगा। सेम अरिजीत का जैसे हुआ, देखिए अरिजीत फेम गुरुकुल में था, हर शो में हारे वो,
हार गया। और अरिजीत से हमारा पर्सनल संबंध भी अच्छा रहा, क्योंकि सुरेश जी के यहाँ बहुत आना जाना था, पद्मा जी उसकी मेंटर थी। और हमने देखा बाद प्रोग्रामिंग करने लगा, कई बार मिलता था मुझे, वो अंधेरी ईस्ट में एक हमारे स्टूडियो जतिन दा का है, उनके अरिजीत क्या कर रहा है भैया यहाँ पे, अब रवि भैया बोलता है उस समय, वही बोलता है ऐसे, रवि भैया मैं आया हूँ लेने, वो VSTs लेने आया हूँ, प्रोग्रामिंग चाहिए होता। और फिर आशिकी के बाद कैसा टाइम हो गया, एकदम बदल गया। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे कंसिस्टेंसी, आप लगे रहो। दूसरा, सफलता ये आपके हाथ में नहीं है, और किसी की सफलता परमानेंट नहीं है। राइट। ये तो बच्चों, जो छोटे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ना, मुझे डर क्या लगता है कि आज उनको लोग पॉपुलर हो गए, वो हम लोग तो वो बच्चे संभाल पाएंगे, वो कहीं डिप्रेशन में ना आ जाए। या बहुत से आर्टिस्ट डिप्रेशन में ना आ जाए, ये मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। राइट। तो आप लगे रहिए, पूछना, आप उनके लिए नहीं संगीतकार बने थे, म्यूजिक डायरेक्टर बने थे, आप खुद के लिए बने ना। तो गाओ, अपने गाने से कंपटीशन करो आप, कि कल जो आप गाना गाते थे या कल जो आप परफॉर्म करते थे, आज आप उससे अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो सक्सेस है। अभी आते हैं कि अब आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक में भी आ गए हैं, आपने अपना चैनल भी कर, चैनल का लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूँ, आप जरूर जाके वहाँ पे इनके गाने सुनिएगा और उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वो सब जो शुरू किया अब आपने अपने लिए, ये जर्नी कैसे शुरू की और अब इसके पीछे आप कितना आगे निकल चुके हैं? एक तो ये कि कहीं ना कहीं जो ये दौर चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए बहुत ही गोल्डन एरा है ये, कि ऑडियंस अभी, पहले कैसे तक सिंगर अगर आप हैं तो अगर आपने कहा मैं सिंगर हूँ, अच्छा कौन सी फिल्म में गाया, बस लिमिटेशन था, यानी आपने अगर प्लेबैक किया है, आप प्लेबैक सिंगर तो ही आप सिंगर हैं, और नहीं तब सिंगर नहीं, आप कुछ भी गाइए। तो ये मिथ टूटा है। अभी बहुत से इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ऐसे हैं जो फिल्मों में नहीं गा रहे हैं लेकिन बहुत पॉपुलर हैं, बहुत पॉपुलर। अच्छा होता क्या है, पॉपुलर होने के बाद भी आपको जो सर्वाइवल के लिए आपको शोज़ करने होते हैं, तो शोज़ ही नहीं मिलते थे पहले। अभी शोज़ में अगर आपके पास अच्छा ठीक परफॉर्मेंस है आपकी, एक कहीं एक ब्रांड जुड़ा हुआ है कि आप आइडल से हैं, नहीं भी आइडल से हैं, आपके गाने अगर यूट्यूब पे पॉपुलर हो गए तो भी आपको शोज़ बनने लगते हैं। राइट। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आदमी की, वो पूरी हो जा रही है। तो ये कितना अच्छा दौर है, यानी फिल्म में बिना गाए हुए आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब डिपेंडेंसी खत्म हो गई, अब खत्म हो गई पूरी तरह से। तो मैंने यही सोचा, और मैंने खासतौर से फोक के बारे में सोचा। कथरी एक गाना, कथरी जो हमारे गांव में बिछाई जाती है, घरों में जो हमारी नानी दादी बनाती थी, बिछौना होता है, तो कथरी के नाम से मैंने गाना बनाया, पहला मेरा फोक था, और बहुत लोगों ने पसंद किया उसको। मैं 2 लाइन सुनाऊंगा। बिल्कुल। ओ कथरी तोहार गुन जानै जे करे गुजारा, कथरी माँ लोटे लड़का सयान सारा, ओ परिवार बेचारा, कथरी माँ। ओ कथरी तोहार गुन जानै जे करे गुजारा, कथरी माँ। इतनी अनमोल आ कथरी ना मोल बिकानू हटिया माँ, मुल तो का देखा घरे घरे सब जने बिछाए खटिया माँ। तोहरी गोदिया माँ लोटी पोटी हम खेल कूद बलवान भये, तोहरे बल पे हमरे पुरख गांधी गौतम भगवान भये। तुलसी कबीर जायसी सूर सब रहे दबाए कखरी माँ। ओ कथरी तोहार गुन जानै और जे करे गुजारा, कथरी माँ। क्या बात है। फोक की खुशबू ही अलग होती है, उसका फ्लेवर ही अलग होता है, और विदाउट म्यूजिक आप इतना अच्छा साउंड कर रहे हैं, तो वाकई कमाल का सिंगिंग है आपकी, कमाल की है। ओके, तो आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, एंटरटेन करते रहें, लोगों के दिलों में एक झुंझुनाहट, गुनगुनाहट लाते रहें, यही मेरी विशेष है। ऑल द थैंक यू सो मच। तो ये थे रवि त्रिपाठी, एक सिंगर जिन्होंने रास्ते के बारे में सोचा नहीं, बस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। कई बार हम इन्हीं चीजों से डर जाते हैं कि हम रास्ते के बारे में सोचते रह जाते हैं और चलना शुरू ही नहीं करते। उन्होंने सोचा कम, चले ज्यादा, इसलिए वो वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचना चाहते हैं। और जब आप ठान लेते हैं तो भले ही आपके परिवार वाले चाहते हो कि डॉक्टर बने, लेकिन इंजीनियर वो दर्द सह चुका था, तो उसने अपने भाई की, डॉक्टर की मदद करी कि भाई तू डॉक्टर मत बन, तू सिंगर बन। जब आप अपनी चाहत को ईमानदारी से रखते हैं तो परिवार भी कहीं ना कहीं मान ही जाता है, लेकिन अगर आप विरोध में उतर आते हैं तो वो बात नहीं बन पाती, दिक्कतें आती हैं। आप अपने गांव से, शहर से चलते हैं तो ये सोच के चलते हैं कि मैं जाऊंगा और बॉलीवुड मुझे हाथों हाथ ले लेगा, लेकिन जब यहां पर वो बात नहीं बनती, कई लोग या तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। लेकिन रवि ने ऐसा नहीं किया। उनको जैसे ही समझ में आया कि मुझे सीखने की जरूरत है, तो एक्सेप्ट किया उस बात को और फिर सीखना शुरू किया, और शिद्दत के साथ सीखना शुरू किया। तो देखिए कितने बड़े गुरुजन मिल गए। कहां आप बॉलीवुड के बारे में सुनते हैं कि यहां पर कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता, साथ नहीं देता, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग एक नए कलाकार जिसका कोई नाम भी नहीं बना है, उसका भी सपोर्ट करते हैं, अगर वही
आपके अंदर वो शिद्दत हो, ईमानदारी हो। ईमानदारी कभी जाया नहीं जाती। ट्रेन में पैसे मिले, पैसे कम थे, ट्यूशन के भी पैसे कम मिल रहे थे, लेकिन वो ईमानदारी से काम कितना बड़ा मिल गया कि वहां से चाइना पहुंच गए सीधे सीधे। तो ये भी होता है, सारी चीजें कैलकुलेट और काउंट होती हैं सक्सेस में। सिर्फ एक ही चीज नहीं होती कि क्या हुनर है, आपका बिहेवियर क्या है, आपकी ईमानदारी क्या है। अगर ईमानदारी है तो वो अपने प्रति भी होगी, करियर के प्रति भी होगी और वो सफलता जरूर दिलाएगी। फिर इतने बड़ी जगह पे जाने के बाद इंडियन आइडल में रिजेक्शन मिला और उस बात को भी समझा कि पॉपुलैरिटी मिलने के बाद वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट है तो सिर्फ एक चीज है, वो है आपका हुनर और हुनर के प्रति आपकी ईमानदारी। वो परमानेंट रहेगी तो सफलता छोटी बड़ी मिलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन आप अपने करियर में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। आई होप कि बहुत अच्छा इंटरव्यू था, बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत सारी बातें सीखने को, समझने को मिली। हो सकता है एक आध बात मेरे से छूट गई हो कंक्लूड करने में, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।